स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल DKG हिस्ट्री प्रैप पर। मैं आपका अपना दोस्त देवेंद्र कुमार। मैं अभी जो है आप लोगों को इतिहास में जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में जो है मुग़ल वंश पढ़ रहे हैं। और मुग़ल वंश में जो है मैं अब तक छोटी छोटी लगभग 10 वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरी पिछली 10 वीडियो को देख लीजिए। उसमें क्वेश्चन आंसर सीरीज की 1-2 दिन में जो है मैं मुग़ल वंश जो है लगभग जो है जितना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो मैं समाप्त कर दूंगा। एक दो वीडियो और लगभग होंगी तो उसमें हम कर देंगे। बाकी जितना भी बचता है, जितना जैसे मुग़ल वंश में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था थी और राजस्व व्यवस्था जो भी है वो हम सारा जो है एक मास्टर वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है करा देंगे। तो बिना किसी देरी के जो है शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 405 तक मैंने करा दिए, 406 से कराते हैं। तो देखिए करते हैं। निम्नलिखित वर्षों में आईन दहसाला कब जो है लागू किया गया? तो आईन दहसाला आप जानते हैं कृषि विभाग है। तो कृषि विभाग के बारे में जो है ये अकबर द्वारा जो है 1580 में जो है इसको शुरुआत की गई। तो 1580 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। और बाकी आप पढ़ लीजिए कि अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में आईन दहसाल यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों को औसत निकाल कर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में जो है वसूला जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत टैक्स अदायगी नगद रूप में करनी पड़ती थी। ठीक है ना? तो आप लोग जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की? तो सूरत में स्थापित करने की ये कौन था? ये जहांगीर साहब थे। तो जहांगीर के बारे में जो है आप लोग जानते ही सारी चीज़ें। तो देख लीजिए 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान जारी किया गया था। किसके? जहांगीरपुर से, जिसमें जो अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित फैक्ट्री का जो है स्थापित करने का तथा मुगल राज दरबार में एक एलची रखने का अनुमति प्राप्त हो गई। टॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। अब ये दिया है कि कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईन अकबरी में उल्लेखित नहीं है। तो अकबर का समकालीन कौन था? तो इसका काल टाइम पीरियड आप जानते हैं। तो कौन? तुलसीदास। तो पढ़ लिए, तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा के तीसरे भाग आईन अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख नहीं किया है। अबुल फजल ने अपने आईन अकबरी में 15 चित्रकारों के नाम गिनाए हैं जो 100 के लगभग चित्रकारों में से, जिनमें अधिकतर हिंदू थे, उठकर जो उत्कृष्ट कलाकारों की श्रेणी में पहुंच गए थे। इन चित्रकारों के नाम हैं दसवंत। अब देख याद कर लीजिए अकबर के काल के कौन कौन से चित्रकार। 10-20 से मैंने दसवंत बसावन याद कीजिए। केशवलाल थे, मुकुंद, मिश्किन, फारूक, कलमल, माधु जगन, महेश, खेमकर्ण, तारा, सावल, हरवंश और राम। अकबर अपने कलाकारों के काम में खुद गहरी दिलचस्पी लेता था तथा हर हफ्ते कारनामों का लेखा जोखा लेता था, उनकी योग्यता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करता था और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत या दंडित भी करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 409 है कि जनता को झरोका दर्शन देने की प्रथा किसने समाप्त कर दी? आखिरकार कौन था जिसने झरोका दर्शन जो है समाप्त कर दी? तो ये किसने कर दिया था? औरंगजेब ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ देख लीजिए कि औरंगजेब कैसा था? सुन्नी कट्टर मुसलमान था। बादशाहत उसे न केवल अच्छा शासन करने के लिए प्राप्त हुई थी बल्कि इस्लाम की सुरक्षा और विस्तार करने के लिए। तो ये तो सब जानते ही हैं। औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य क्या था? भारत को दारुल हर्ब जो है काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश बनाना था। उसकी नीति कैसी थी? असहिष्णुता की थी। उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति का मुख्य आधार उसकी धार्मिक कट्टरता की स्वयं की धारणा थी। तो यहाँ देख लीजिए आखिरकार कैसे कट्टरता इसकी दिखाई देती है। वैसे तो मैं पिछले बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं। अकबर ने क्या किया? औरंगजेब ने क्या किया था? सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। नौरोज का त्यौहार मनाना बंद कर दिया। तुलादान और झरोका दर्शन बंद कर दिया। हिंदू राजाओं के साथ माथे पर तिलक लगाने जो है बंद कर दिया। हिंदू राजा जो माथे पर तिलक लगाते थे उसको बंद कर दिया, जिन्हें अकबर ने आरंभ किया था। भांग का उत्पादन प्रतिबंध किया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। होली होली बसंत
दिवाली आदि त्यौहार मनाना उसने क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। तो इसमें से कुछ काम तो अच्छे ही हैं, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है ना, भांग का उत्पादन बंद कर देना, तो ये तो कुछ अच्छे भी काम हैं। तो यहाँ हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। वीरता एवं साहस के लिए शाहजहाँ द्वारा बहादुर की पदवी किसे दी गई, मतलब शाहजहाँ ने किसको जो है बहादुर की पदवी दी थी, तो ये कौन था, औरंगजेब, ठीक है ना। ये जो है हायर एजुकेशन वाले में पूछा गया है और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। शहजादे की स्थिति में औरंगजेब ने एक योग्य सेनापति तथा कुशल प्रशासक या शासन प्रबंधक होने का परिचय दिया। उत्तराधिकार युद्ध में गतिशीलता, सैन्य संगठन, नेतृत्व और अवसर का सदुपयोग करने की जिस क्षमता का परिचय उसने दिया, उसके कारण वह अपने भाइयों के विरुद्ध सफलता पा सका। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये तो चलता रहेगा हमारा ये जो क्रम है। तो हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अधोलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। अकबर ने 1581 में दीन इलाही, तो ये तो गलत है, ठीक है ना। ये जो है दीन इलाही की स्थापना इसने जो है 1581 में नहीं की थी, ठीक है ना। अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, तो ये तो ठीक ही है। तो इस हिसाब से जो है इसका ऑप्शन ए गलत है और सही है। देखिए, अकबर ने 1582 में जो है दीन इलाही और 1580 में टोडरमल व्यवस्था, ठीक है ना। तो 1575 में दीन इलाही नहीं, 1582 में दीन इलाही या तौहीद इलाही की स्थापना जो है इसने की थी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शाहजहाँ के शासन काल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे, तो गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते, शाहबुर्ज से। तो शाहबुर्ज यहाँ पढ़ते हैं, शाहजहाँ शाहबुर्ज में शहजादों एवं प्रमुख अमीरों के साथ निजी मंत्रणा करता था, यहीं से अति गोपनीय कार्य का आदेश देता था। शाहजहाँ के समय में मुगल स्थापत्य कला अपनी श्रेष्ठता पर पहुंच गई, तो सब जानते हैं। तो शाहबुर्ज यहाँ से पढ़ते हैं आगे से। यहाँ शाहजहाँ ने कौन कौन से रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर ली। शाहजहाँ ने आगरा के किले में दीवाने आम, ठीक है ना, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, अंगूरी बाग, झरोका दर्शन का स्थान, शाहबुर्ज, मोती मस्जिद आदि का निर्माण करवाया। उसके काल में ही आगरा की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद और लाल किला उनमें बनी हुई इमारतें आदि मुख्य है। इसी किले की शाहबुर्ज से शाहजहाँ द्वारा गोपनीय रिपोर्ट जारी की जाती थी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए, तो राजा की आकृति से युक्त सिक्के किसने चलाए थे, ये कौन था, जहांगीर, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़िए। निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो निजाम उल मुल्क ने किसने की थी, हैदराबाद की स्थापना, पढ़ लीजिए। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निर्माण चिन किलिच खां ने किया, जिसे बाद में मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब की मृत्यु के अवसर पर चिन किलिच खां बीजापुर में था। उसने औरंगजेब के पुत्रों को सिंहासन के लिए हुए उत्तराधिकार के युद्ध में कोई भाग नहीं लिया। उस युद्ध में बहादुर शाह जफर ने अपने विरोधियों को समाप्त करके मुगल सिंहासन को प्राप्त किया। उसने चिन किलिच खां को दक्षिण भारत से हटा करके अवध का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल शहजादों में सिंहासन के लिए जो है पुनः युद्ध हुआ, ठीक है ना। और उस अवसर पर चिन किलिच खां ने जहांदार शाह के विरुद्ध फर्रुखसियर को सहायता दी और फर्रुखसियर मुगल बादशाह बनने में सफल हो गया। और चिन किलिच खां को उसकी सेवा के उपलक्ष्य में जो है बादशाह फर्रुखसियर ने दक्षिण भारत के 6 सूबों की सूबेदारी सौंप दी और खान खाना तथा निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधियां प्रदान की। तो याद कीजिए, ठीक है ना, कि चिन किलिच खां को कौन कौन सी, खान खाना, निजाम उल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधियां जो है ये इसको दी गई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु के विष देने से हुई, कि बाबर की मृत्यु जो है विष देने से हुई, तो ये किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध कृति हुमायूंनामा में इस बात का उल्लेख किया है कि बाबर की मृत्यु जहर देने से हुई। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी है। उसका जन्म 1523 में हुआ, जब बाबर काबुल पर काबिज था। उसने अपने पिता का जमाना देखा था। बाबर की मृत्यु के समय बेगम की आयु 8 वर्ष थी। तो छोड़ो ये सब। 1579 के मजहर का प्रारूप किसने किया था, तो किसने तैयार किया था, शेख मुबारक ने, ठीक है ना। किसने तैयार किया था मजहर, शेख मुबारक ने जो है 1579 में इसका प्रारूप यानी कि तैयार किया। मुगल सम्राट अकबर द्वारा धार्मिक और भौतिक सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने का विधिवत कार्य अगस्त सितंबर 1579 में महजर नामक दस्तावेज द्वारा हुआ। महजर जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक तथा उसके पुत्र फैजी व अबुल फजल द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? तो किसकी सेना में थे? औरंगजेब की। ठीक है ना, तो पढ़ लीजिए। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे। औरंगजेब के काल में बड़े पैमाने पर दक्कनी अमीरों की नियुक्ति की गई, जिनमें मराठा सर्वाधिक संख्या में थे। शहजादे की स्थिति में औरंगजेब ने एक योग्य सेनापति तथा कुशल शासक प्रबंधक होने का परिचय दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जाट नेताओं के नाम सूची दिए गए हैं और कूट के अनुसार कालक्रम में उनको जो है हमको व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के अनुसार इनको हम पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो कई जी व्यवस्थित, तो पहले कौन आ रहा है? गोकुल, गोकुल के बाद राजा राम, और उसके बाद चूड़ामल, और चूड़ामल के बाद सूरजमल। ठीक है ना, तो पहले चूड़ा फिर सूरज। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लीजिए। अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? तो महाभारत का जितना फारसी में अनुवाद हुआ ये कौन थे? फैजी के। ठीक है ना, किसके निर्देशन में? फैजी के। इसी के निर्देशन में जो है ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की भी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट के अकबर के। तो भारत के महान सम्राट अकबर की समन्वयवादी दृष्टि ने जिस राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में सपने देखे थे वे उसके सामने ही साकार हुए। अकबर ने तौहीद इलाही की प्रेरणा राजनीतिक रही थी, किंतु सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों पर उसका प्रभाव कम नहीं था। अकबर ने अपनी, छोड़ो ये सब, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ दिखाया भी है कि वेदांत का फारसी में अनुवाद करवाया, रामायण महाभारत योग वशिष्ठ। ठीक है ना, फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद, रामायण महाभारत योग वशिष्ठ तथा वेदांत का भी फारसी में अनुवाद हुआ। ठीक है, तो याद रखिए। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में कौन राजपूत थी? तो कौन राजपूत थी? तो कौन थी? मलके जहाँ। ठीक है, तो मलके जहाँ जो है इनकी राजपूत पत्नी थी, किसकी? जहांगीर की। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पढ़ लीजिए। जहांगीर की पत्नी में मल्लिका ए जहाँ राजपूत थी, इसका नाम जगत गोसाई था। क्या नाम था? जगत गोसाई। जगत गोसाई क्या बोलते हैं? मल्लिका ए जहाँ। जहांगीर ने जगत गोसाई को मल्लिका ए जहाँ की उपाधि दी थी। मुगल शासकों ने राजपूत शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए राजपूत स्त्रियों से वैवाहिक संबंध कायम किए थे। नूरजहाँ से उसका प्रेम व्यक्तिगत था और सिर्फ नूरजहाँ ही उसके प्रेम और सत्ता की अधिकारिणी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? तो कलंदर किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बाबर को। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक सुल्तनत बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? तो ये कौन था? दशवंत। तो दशबीस ये वही चित्रकार हैं जो अकबर के काल में हैं, दशवंत बशावन। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पढ़िए। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम क्या था? तो चौकोर जो चांदी का सिक्का था उसका नाम क्या था? जलाली। तो पढ़िए। मुगल बादशाह अकबर ने अपने समय में सोना चांदी की विभिन्न तौल और मूल्यों के सिक्के चलवाए और उनका पारस्परिक अनुपात निश्चित कर दिया। वे सिक्के अच्छी धातु और ठीक तौल के होते थे। इनमें से अधिकांश गोल थे, यद्यपि कुछ चौकोर भी बनाए जाते थे। बादशाह का नाम, टकसाल का नाम। ठीक है ना, यहाँ पढ़िए किसका नाम? बादशाह का नाम, टकसाल का नाम, और जारी किए गए वर्ष के अतिरिक्त उनमें से अधिकांश पर कुरान की आयतें अंकित हुआ करती थी। अकबर ने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित नहीं कराई। इन सिक्कों को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाया गया था। इसकी ढलाई उत्तम प्रकार की थी। ठीक है, अकबर का सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो है वो संसब था। कौन सा था सबसे बड़ा सिक्का? संसब, जो तोल में 101 तोले के करीब था, जिनका प्रयोग बड़े लेन देनों में हुआ करता था। सोने का अधिक चलने वाला सिक्का इलाही था। ठीक है ना, ये जो है UPPGT 2022 में पूछा गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन। जलाली, और लिखा है कि चांदी का सिक्का रुपया कहलाता, जिसका वजन 175 ग्राम का था। चौकोर सिक्कों को जलाली पुकारा जाता है, यद्यपि वे बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? ठीक है ना, तो किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तीसरे भाग को हमने पढ़ा भी था फैज वाले के मामले में। कि अकबरनामा अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति है। 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1597 से 98 में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया। ये 3 जिल्दों में बटा हुआ है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी और आईने अकबरी अकबरनामा की जान है। इसके 5 हिस्से हैं। ठीक है ना, पहले हिस्से में 10 और दूसरे में 30 और तीसरे में 16 आयन हैं, और चौथे हिस्से में हिंदुस्तान की जातियों। ठीक है, याद रखिए कौन से हिस्से में? चौथे हिस्से में जो है हिंदुस्तान की जाति, ऋतुएं, फसल, कुदरती सौंदर्य का जिक्र है। हिंदुस्तान के राजनीतिक, साहित्य और धार्मिक जीवन और उनकी न्याय प्रणाली आदि विषयों पर विस्तार से रोशनी डाली गई है। आखिर में हिंदुस्तानी संत और कुछ विदेशी सूफियों की जीवनियाँ दी गई हैं।
5वें हिस्से में शीर्षक 2 अध्याय हैं जिनमें अकबर की कहावतें और अबुल फजल की आत्मकथा है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? तो औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार कौन था? मोहम्मद काजिम। तो पढ़ते हैं। मुगल शासक औरंगजेब का राजकीय इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी था। उसने औरंगजेब के पहले 10 सालों का इतिहास लिखा है, जिसे आलमगीर नामा। तो याद रखिए, आलमगीर नामा किसने लिखा है? मोहम्मद काजिम ने। और किसके बारे में है ये? औरंगजेब के बारे में। ठीक है। इतिहासकार उत्तर सिराजी की पहुंच भी सारे विवरणों तक थी, जिससे उसकी विश्वसनीयता साबित होती है। जिन बातों को लिखित विवरणों में हवाला नहीं था, उनकी छानबीन करने का उसे खास हुक्म दिया गया। उसे बादशाह से सलाह लेने की भी आज़ादी दी गई थी। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। 426 क्वेश्चन है। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं और को पढ़ें और घटनाक्रम को सही कालक्रम के अनुसार जो हमको कूटों से पता करके सही कालक्रम में उनको सजाना है। ठीक है ना। तो देखिए, पहले जजिया कर की समाप्ति हो गई थी। फिर क्या हुआ था? घोड़ों को दागने की प्रथा। फिर प्रांतों का गठन हुआ 3rd नंबर पे। ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ था? मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन होता है। तो यहाँ पढ़ लीजिए। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम प्रजा से लिए जाने वाले एक व्यक्तिगत टैक्स हुआ करता। अबुल फजल का कहना है कि पहले के शासक इस कर को अन्य धर्मों को शक्तिहीन बनाने तथा उसके प्रति अपनी घृणा शो करने के लिए जो है एक साधन के रूप में इसको समझते थे, किंतु अकबर के धर्मों के मध्य भेदभाव नहीं करता था और उसे अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने कर को समाप्त कर दिया 1564 में। अकबर के शासनकाल में 1593 में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संदर्भ है। ये कोई पदवी या संज्ञा नहीं थी, प्रत्युत इसने मुगल प्रशासनिक सेवा अनुक्रम में किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध हुआ करता था। तो देखिए, घोड़ा दागने की प्रथा 1573 में प्रारंभ की गई, जिससे घोड़े की पहचान की जाती। 1580 में अकबर ने प्रांतों का गठन किया तथा मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और उनमें से जो हमको छांटना है कि कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे का जो है ये विस्तार है, तो वो हमको जो है पढ़ना है। तो पढ़ते हैं हम लोग। पढ़िए। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। ठीक है। ठीक है ना। जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो का समर्थन दिया था। तो कारण क्या है? कारण यह है कि भाई सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो का समर्थन किया, इसीलिए जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। तो इसका ये तो पहला ऑप्शन ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। दिल्ली में खैरुल मानाजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था। तो मानाजिल नामक मदरसे का निर्माण खैरुल मानाजिल किसने करवाया था? माहम अनगा ने। तो माहम अनगा को जानते हैं। अकबर ने यह अनुभव किया कि इस्लाम को धार्मिक शिक्षा का प्रमुख आधार मानकर चलना शिक्षा की प्रगति के लिए हानिकारक है। अकबर ने विभिन्न स्थानों पर मकतब और मदरसे खुलवाए, हिंदू पाठशालाओं और विद्यापीठों की सहायता दी तथा उदार धार्मिक विद्वानों को नियुक्त किया। मुगल काल में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, अम्बाला, ग्वालियर, कश्मीर, इलाहाबाद, लाहौर, जौनपुर, सियालकोट आदि मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे। बादशाहों, सरदारों और सद्दरों की सहायता से अनेक मकतब और मदरसे खोले गए। मकतबों और मदरसों में फ़ारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण अकबर की उपमाता माहम अनगा ने कराया था। लखनऊ का फरंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए, दिल्ली का शाही बनी उल्लाह का स्कूल परंपरागत मान्यताओं शिक्षा के लिए और सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना। ऐसे याद के लिए सियालकोट व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। अब हमको जो है मिलान करना है। ठीक है ना। बसावन, मंसूर अब तक हमने पढ़ लिया 10-20 यानी कि अकबर के काल में। तो अभी इनका क्या क्या, इन लोगों की क्या विशेषता थी चित्र शैली में, तो यही हमको जो है इनमें जो है मिलान करना है। ठीक है ना। तो मिलाते हैं कि आखिरकार ये कौन था कि जो है इनमें किस चित्रकार की कौन कौन सी विशेषताएं थी, उन्हीं को हमको मैच करना है। ठीक है ना। तो मैच करते हैं। जो बसावन थे ये ईरानी चित्रकार थे। ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन जो है ठीक है कि बसावन जो है ईरानी चित्रकार थे। और मंसूर था ये वनस्पति अब जीव जंतु यही था जो, ठीक है ना, जहांगीर के काल में ये आंख देख लेता था, मतलब कोई कैसे कैसे जीव जंतुओं के बारे में जो है ये जानता था अच्छे खासे। मीर सैयद अली ये व्यंग चित्रण करता था और मिस्किन जो है ये एक यूरोपियन चित्र शैली से
चित्रशैली बनाता था, ठीक है ना। तो भारत में मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने डाली। हुमायूं ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद के शिष्य ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली को आमंत्रित किया। तथा हुमायूं और अकबर दोनों ने ख्वाजा अब्दुल समद से चित्रकारी की शिक्षा ग्रहण की। अकबर के दरबार में फारसी चित्रकार कौन था? अब्दुल समद, मीर सैयद अली आदि मुख्य थे, ठीक है ना। ये कौन से थे? फारसी चित्रकार कौन से? अब्दुल समद और मीर सैयद। तथा हिंदू चित्रकार दशवंत, वशावन, सावल दास, ताराचंद, जगन्नाथ, लाल मुकुंद हरवंश आदि। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा, किसको? जहांगीर ने किसको? अबुल हसन को कौन सी उपाधि? नादिर उल जमा, और मंसूर को पशु पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार और नादिर उल अश्श की उपाधि दी। तथा आगा रजा मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, बिशनदास, मनोहर माधव, तुलसी गोवर्धन आदि उसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहाँ के शासनकाल में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई, परंतु रेखांकन और बॉर्डर बनाने में जो है उसकी प्रोग्रेस हुई। तो नेक्स्ट 430 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 430 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? तो ये जो है मासिर ए आलमगीरी, ये कौन है? साकी मुस्ताद खां। बाकी ये आलमगीर नाम अभी तो हम पढ़ के आए हैं, ये जो है इनकी ईश्वर दास की नहीं है, ठीक है ना। और ये मुंतखब उल, ये भी जो है मोहम्मद काजिम की नहीं है, ये आलमगीर नामा है इनकी, ठीक है ना, मोहम्मद काजिम। तो यहाँ पढ़ते हैं साकी मुस्ताद खां की क्या था? साकी मुस्ताद खां, यहाँ पढ़ लीजिए साकी मुस्ताद खां, इन्होंने क्या लिखी है? आलमगीर औरंगजेब काल में महत्वपूर्ण सोर्स है। इसमें औरंगजेब ने 11वें साल और 20वें साल के शासनकाल में वर्णन मिलता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बली दकनी को कहा जाता है, ठीक है। तो 432 की ओर पढ़िए। चालक यानी कि चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? कि जो अफगान है वह चालाक हैं, तो किसके? शेर खां के, ठीक है ना। तो 433 की ओर बढ़ते हैं। 433 है हमारा, अकबर की वंशाधारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में हमको जो है पहचान करनी है। तो पहचान करते हैं कौन सा सही नहीं है। पहले देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है, इसकी पहचान करते हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग राजस्व अधिकारियों के लिए किया जाता था, नहीं सेना के लिए किया जाता था, ठीक है ना, उसमें पदवी के लिए। जात और सवार की संख्या से मनसबदार की श्रेणी का निर्धारण होता था, ये ठीक है। मनसब का विभाजन 33 श्रेणियों में किया गया था, ये भी ठीक है। मनसब आनुवंशिक आधार पर दिया जाता था, तो ये भी गलत है। यानी कि 4 और 1 इसका जो है ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। कौन कौन सा? 4 और 1 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस मुगल शासक के अधीन हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% कुल मनसबदारों का 1/3 भाग थी? तो ये किसके काल में थी? औरंगजेब के काल में, ठीक है ना। ये है कि इसको हमको क्या करना है? मिलान करना है हमको कि कौन सी घटना का जो है कौन से युद्ध से जो है संबंध है। तो करते हैं इसका मिलान। तो करिए मिलान इसका जो है। चलो इसका मिलान करते हैं। ये देखिए 1658 में जो है फरवरी 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है, ठीक है ना, दादा शिकोह वाला, ठीक है ना, औरंगजेब और दादा शिकोह का। फिर जो है अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध होता है, ये भी दादा और इसके बीच होता है, दादा शिकोह और औरंगजेब की, जिसमें जो है क्या हो जाता है? दादा शिकोह मारा जाता है। फिर क्या होता है? फिर देखिए ये गलत मैच कर दिया मैंने। इसका मैच जो है गलत कर दिया। ये जून 1658 में, सॉरी दोस्तों, दोबारा से देखते हैं, दोबारा देखते हैं इसको। मैच मैंने गलत कर दिया था। ये जो है जून 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है, ठीक है ना, जून 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है। और ये जो है 1658 में धर्मत का युद्ध होता है। और ये फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ का युद्ध होता है। और अप्रैल 1659 में जो है देवराई का युद्ध होता है। तो यहाँ तक हमने जो है आज देखते हैं। तो आज जो है यहाँ तक ही देखते हैं, नेक्स्ट जो है हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।